हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा डूडी। आज हम आपके बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट वेस्टर्न थॉट यानी पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले विचारक हैं प्लेटो। तो हर विचारक ने अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने सिद्धांत दिए हैं। हर विचारक का मेन जो एम था वो ये रहता था कि वो जो करंट सिचुएशन थी, जैसे उस टाइम के जो नगर राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य जिसमें लगभग 5,000 की पॉपुलेशन, 2,000 की पॉपुलेशन ऐसे हुआ करती थी। तो ये दार्शनिक क्या करते थे, ये विचार रखते थे कि जो प्रेजेंट राज्य है उसमें क्या कमियां हैं, उसमें बुराइयां हैं तो वो क्यों हैं, उन बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, किस प्रकार का राज्य में न्याय होना चाहिए, किस प्रकार का शासन होना चाहिए, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, या राज्य स्वाभाविक है या कृत्रिम है, लोगों ने मिलकर राज्य को बनाया है, या फिर धीरे धीरे अपने आप ज़रूरतों के कारण राज्य का विकास हुआ है। तो हर थिंकर अपने अपने विचार देता था टाइम के अकॉर्डिंग। तो उन विचारों को कंपाइल करके हमने एक जो आपका बुक है उसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी पश्चिमी राजनीतिक विचारक। दो हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक और भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हो, उसमें इंडियन थिंकर्स के बारे में बात की जाती है कि इंडियन थिंकर्स ने क्या क्या अपने व्यू पॉइंट दिए हैं। और जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक हैं उनमें पश्चिम के जो राजनीतिक विचारक हुए थे, जैसे उस टाइम के जो नगर राज्य हुआ करते थे यूरोप वगैरह इस साइड में, तो उन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए हैं। विचार किसके बारे में? राज्य के बारे में, लोगों के बारे में, कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होनी चाहिए, शासक कैसा होना चाहिए, और एक अच्छा राज्य कैसे बन सकता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्लेटो का, जिनको एक दार्शनिक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इनके खूब सारे सिद्धांत थे, जैसे न्याय का सिद्धांत, प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, और शिक्षा का सिद्धांत दिया है, और दार्शनिक राजा का शासन दिया है। तो आज हम हमारे लेक्चर में दार्शनिक राजा का शासन पढ़ेंगे कि प्लेटो ने अपने राजा को कैसा बताया है कि भाई एक नगर राज्य है, उसका राजा कौन होना चाहिए, कौन उसका शासक होना चाहिए। उन्होंने कहा एक दार्शनिक होना चाहिए। तो दार्शनिक राजा का शासन प्लेटो द्वारा प्रतिपादित सर्वाधिक मौलिक सिद्धांत है। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श राज्य का रूप ग्रहण कर सकता है जब शासन सर्वाधिक ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा किया जाए। अपनी इस धारणा का प्रतिपादन करते हुए रिपब्लिक में वह लिखते हैं, जब तक रिपब्लिक उनकी बुक है, रिपब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है उनकी, आपको याद भी रखनी है। रिपब्लिक में वे लिखते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा ना बन जाए या राजा और युवराजों में दर्शन की भावना और शक्ति ना आ जाए, राजनीतिक महानता और बुद्धिमत्ता एक व्यक्ति में ना मिल जाए, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते, और न ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। तो ऐसा क्या था कि प्लेटो जो करंट राज्य था, जो उस टाइम उनका नगर राज्य था, उससे खुश नहीं थे वहाँ के राजाओं से। ऐसा क्या कारण रहा कि उन्होंने दार्शनिकों को राजा का पद संभालने को कहा? इसका कारण था कि जो प्लेटो कहाँ के थे? एथेंस नगर राज्य के। जैसे मान लो आज इंडिया बोलते हैं तो उस टाइम एथेंस। तो एथेंस के कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण उनका राजनीति में प्रवेश करने का मन था। लेकिन उस टाइम की राजनीतिक समाज में जो उन्होंने बुराइयां देखी तो राजनीति से विमुख हो गए और इन बुराइयों को दूर करने का विचार रखने लगे। जैसे उनके सामने उनके जो शिक्षक थे सुकरात, उनको जहर पीने पे मजबूर किया गया, तो राजनीति से बिल्कुल विमुख हो गए कि भाई राजनीति में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बुराइयां हैं, इनको दूर करने के बारे में मुझे सोचना है। ठीक है, तो इसलिए दार्शनिक क्या होते हैं कि जिनका इस संसार में ज़्यादा मोह माया ना हो, जो धन के पीछे ना पड़े, संपत्ति के पीछे ना पड़े, ऐसों को दार्शनिक राजा कहा जाता है, जो दूसरी दुनिया के बारे में विचार करें, जिनके पास ज्ञान हो। तो प्लेटो कहते थे कि ऐसा राजा होना चाहिए जो दर्शन में विश्वास रखता हो। प्लेटो संरक्षक वर्ग में दो वर्गों को शामिल करते हैं। सैनिक वर्ग में उत्साह और विवेक दोनों पाया जाता है, लेकिन इनमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें उत्साह की अपेक्षा विवेक ज़्यादा होता है। विवेक की प्रधानता से युक्त व्यक्ति को दार्शनिक शासक माना है। जिस व्यक्ति में विवेक सबसे ज़्यादा होगा, जो विवेक से परिपूर्ण होगा, वही दार्शनिक शासक होगा। प्लेटो के अनुसार संरक्षक वर्ग दो होते हैं जो राज्य को संरक्षण का काम करते हैं, एक तो सैनिक, एक दार्शनिक राजा। सैनिकों में साहस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो सैनिक बनते हैं, और दार्शनिकों में विवेक बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने विवेक, अपनी बुद्धि से वो अच्छा सोच सकते हैं राज्य के बारे में। प्लेटो विवेक और साहस और तृष्णा के गुणों में उन्होंने विवेक को सर्वोच्च माना है। विवेक के दो गुण होते हैं,
पहला, शासक को विवेकशील होना चाहिए। दूसरा, उसमें पर्याप्त प्रेम और स्नेहशीलता का गुण होना चाहिए। दार्शनिक शासक विवेकशील होने के साथ साथ परिवार और संपत्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त होकर निस्वार्थ रहेगा, जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का हित व कल्याण करना है। तो इन्होंने क्या क्या शर्त रखी कि राजा होगा वो दार्शनिक होना चाहिए, ना उसके पास खुद की कोई संपत्ति होनी चाहिए, ना ही उसके पास खुद का परिवार होना चाहिए, उसके पास व्यक्तिगत स्वार्थ में कुछ नहीं होगा। जनरली व्यक्ति किसके लिए कमाता है? अपने परिवार के लिए। संपत्ति अर्जित करता है अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने परिवार के लिए, और संपत्ति का एक बार मोह लग जाता है तो वो छूटता नहीं है। इसलिए प्लेटो ने कहा कि जो मेरा दार्शनिक राजा होगा ना तो वो खुद की संपत्ति रख सकता है, ना ही वो खुद का परिवार रख सकता है। तो इससे उसमें लालच नहीं पैदा होगा, ना ही वो व्यक्तिगत स्वार्थ रखेगा। उसका लक्ष्य होगा वो सभी का हित होगा, पूरे समाज का हित होगा, और उसमें विवेक है वो सबसे ज़्यादा होगा। यह दार्शनिक शासक राज्य के हितों के साथ अपने हितों का पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर लेता है। वही राज्य के लोगों को एकता के सूत्र में बांधे रखता है और उनमें परस्पर स्नेह और सद्भाव सिखाता है। उसमें श्रेष्ठ आत्मा के सभी गुण होते हैं। वह मृत्यु से नहीं डरता और सत्यम शिवम सुंदरम का मूर्तिमान स्वरूप होता है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की चिंताओं और कष्टों का कारण है कि उसके मार्गदर्शक और नेता अज्ञानी होते हैं। राज्य रूपी नौका को खेने के लिए ज्ञानी, कुशल और निस्वार्थ नाविक की आवश्यकता है, जो शासन चलाने योग्य हों, आकर्षणों से अविचलित रहें और यह जानता हो कि वास्तविक सुख क्या है और श्रेष्ठ जीवन का क्या तात्पर्य है। वह एक दार्शनिक व्यक्ति ही हो सकता है। इसी कारण वह राज्य सत्ता के शीर्ष शिखर पर दार्शनिक राजा को स्थापित करता है। अब दार्शनिक राजा की विशेषताएं उन्होंने क्या क्या बताई हैं। दार्शनिक राजा सर्वाधिक विवेक संपन्न, निस्वार्थ और कर्तव्य परायण होता है। राज्य के हित में ही उसका अपना हित होता है। दार्शनिक शासक को लोगों पर शासन करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। दार्शनिक राजा पर नियम और कानूनों का कोई बंधन नहीं होता। वह जो बोलेगा, उसके द्वारा जो बनाए गए नियम हैं वही सर्वोच्च कानून है, और उसके जो बनाए गए नियम हैं उनमें उसको बांधना वह राज्य के हित में नहीं है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा उसमें विवेक है, वो सोच सकता है, उसकी बुद्धि बहुत डेवलप्ड है, तो इसलिए उसको कोई नियमों में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन साथ ही प्लेटो दार्शनिक राजा का संविधान के मूल सिद्धांतों से उसको अंडर रखता है कि भाई जो दार्शनिक राजा नियम कानून बनाएगा वो चलेंगे, लेकिन एक हर एक देश का एक संविधान होगा, तो संविधान के अकॉर्डिंग ही उस दार्शनिक राजा को चलना पड़ेगा। संविधान क्या होता है? एक ऐसी मूलभूत नियम होते हैं उस, जैसे हमारे भारत के संविधान की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें लिख दी गई हैं उस संविधान में कि भारत में ऐसा शासन होगा, लोकतंत्र होगा, या फिर लोगों को मूल अधिकार दिए जाएंगे। तो ये बातें इतनी मूल हैं कि ये कोई भी शासक इनको इग्नोर नहीं कर सकता। वो सारी लिख दी गई हैं, तो हर शासन को उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो यही है कि दार्शनिक राजा है वो संविधान के अंडर होगा। इस कारण वह दार्शनिक राजा से अपेक्षा करता है कि वह धन और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करे, राज्य का आकार बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दे, न्याय व्यवस्था का पालन सभी के द्वारा किया जाए और शिक्षा में कोई परिवर्तन ना करे। उन्होंने कहा कि भाई जो मेरा संविधान है, जो प्लेटो ने अपना संविधान बताया था, उसमें उन्होंने न्याय व्यवस्था बताई थी कि कैसे आगे हम पढ़ेंगे। शिक्षा बताई थी कि शिक्षा ऐसी ऐसी होनी चाहिए, जैसे हमारे सिस्टम है ना, 1st to 12th, फिर 12th के बाद अगर अब आपको बीए या फिर बीएससी करनी है तो 3 साल का कोर्स होगा, फिर ऐसे होगा, फिर एमए के लिए 2 साल का कोर्स होगा, फिर अगर आपको स्कूल लेक्चरर बनना है तो आपको बीएड करनी पड़ेगी, अगर कॉलेज लेक्चरर बनना है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, हमने अपने शिक्षा के सिद्धांत बना रखे हैं, शिक्षा का एक ढांचा बना रखा है। तो ऐसे ही प्लेटो ने अपनी शिक्षा का एक ढांचा दिया था, एक न्याय व्यवस्था का ढांचा दिया था, साम्यवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया था। तो दार्शनिक राजा से ये अपेक्षा करता है कि जो प्लेटो सिद्धांत बता रहा है न्याय के, शिक्षा के, साम्यवाद के, उनमें वह कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो उसके वो खुद भी अंडर रहेगा और बाकी जो नियम कानून वह बनाएगा वो चलेंगे। इस प्रकार दार्शनिक शासक का जीवन भोग का नहीं होगा, वरन त्याग और समर्पण का जीवन होगा। त्याग और समर्पण का कैसे? वो अपना जीवन है वो राज्य के लिए समर्पित कर देता है। प्लेटो ये कहता है कि भाई दार्शनिक राजा को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा दार्शनिक व्यक्ति को राजा बनने में, लेकिन वो दार्शनिक व्यक्ति है वो राजा इसलिए बनेगा ताकि वो समाज का हित कर सके, समाज का कल्याण कर सके। तो उसका जीवन होगा वो त्याग और समर्पण का जीवन होगा, सभी के हित में कार्य करेगा, वह कुशल, नीतिज्ञ और न्यायप्रिय होगा।
तो ऐसी कोई चीज़ लालच नहीं होगा कि जो उसको मजबूर करेगा कि आप राजा बने रहो, बस वो तो समाज के भले के लिए, कल्याण के लिए राजा बना रहेगा। अब देखते हैं कि दार्शनिक राजा की क्या क्या आलोचनाएं की हैं। देखो, हर थिंकर अपने थॉट्स देता है, अपने विचार देता है, उसके बाद आने वाले थिंकर से, उसके बाद आने वाली पीढ़ियाँ उसके विचारों की आलोचना करती हैं और अपने नए विचार देती हैं कि भाई इसके विचारों में ये कमियां थी, उसकी जगह ये ऐसा होना चाहिए। तभी तो हमारे थॉट्स हैं वो प्रोग्रेस करते रहते हैं, वरना तो जैसे नदी रुक जाती है तो मैली हो जाती है। तो इसलिए ये विचार रुकने नहीं चाहिए। तो हर थिंकर है वो दूसरे की विचारों में कमियां ढूंढते हैं और अपने विचार देने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें बहुत सारे विचारों से हमारी मुलाकात होती है। तब इनकी क्या क्या आलोचनाएं दी उन्होंने दार्शनिक राजा के शासन की अगले आने वाले थिंकर्स ने। पहला, इन्होंने कहा कि भाई दार्शनिक राजा को प्लेटो ने असीमित शक्तियाँ दे दी, जिससे उनके निरंकुश होने का खतरा है। और यह कथन बिल्कुल सत्य है। सत्ता भ्रष्ट करती है और असीमित सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। तो लोगों को डर है कि भाई उनके लिए दार्शनिक राजा के लिए कोई नियम ही नहीं है, वो सब कुछ जो बोलेगा वो नियम होंगे, वो किसी बंधनों में नहीं बंधा हुआ, तो हो सकता है वो निरंकुश हो जाए। दूसरा, दार्शनिक राजा के पास संपूर्ण शक्ति आने से राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता व अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। तीसरी, दार्शनिक राजा का सिद्धांत लोकतांत्रिक सिद्धांत की अवहेलना है। भाई आज का अगर अपन दुनिया देखें तो सबसे फेमस जो शासन है वो लोकतांत्रिक शासन है, जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से पूछ कर ही जनता ही सरकार को चुनती है। अन्य अगर पसंद नहीं आए तो जैसे इंडिया में 5 साल बाद हटा देते हैं। तो उस टाइम अगर आज की दुनिया को देखा जाए तो ये जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है इस लोकतांत्रिक शासन में कहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसमें शासक है वो जनता से ऊपर है, जबकि आज के लोकतांत्रिक शासन में जनता ही सब कुछ है, जनता सबसे ऊपर है। तो इसलिए ये भी आलोचना की कि भाई लोकतंत्र नहीं रहेगा इससे। अगला, दार्शनिक राजा जीवन की वास्तविकताओं से परिचित न होने के कारण असंतुलित और अकर्मण्य शासक बन जाएगा। और सबसे प्रखर आलोचक पार्थर के अनुसार प्लेटो दार्शनिक राजा स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासन बनाए जाने का दावा पत्र है। और सर्वोच्च व दार्शनिक शासन बनने की महत्वाकांक्षा के कारण ही उसने दार्शनिक शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि भाई वो खुद एक दार्शनिक थे, वो खुद राजा बनना चाहते थे, बन नहीं पाए, इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने पूरा करने के लिए ऐसी धारणाएं बनाई। तो अंत में कहा जा सकता है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा के शासन की कल्पना को वास्तविक रूप प्रदान करना बहुत कठिन है और अभी तक दुनिया में ऐसे शासक कहीं नहीं देखे गए। भाई उन्होंने अच्छा ही सोचा था कि दार्शनिक राजा है वो, कुछ बातें अच्छी थी उनकी कि जैसे संपत्ति नहीं रखेगा, परिवार नहीं रखेगा, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं रखेगा, भ्रष्टाचारी नहीं होगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता आ जाती है और उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता तो निरंकुश होने का खतरा बना रहता है। और आजकल का जो ज़माना है जिसमें लोकतंत्र शासन है वो प्रचलित है, तो ऐसे में प्लेटो के दार्शनिक राजा की कल्पना नहीं की जा सकती है। बाकी उन्होंने कुछ अच्छा सोच के बताया था ये, लेकिन अगर टाइम एंड सिचुएशंस को देखें तो फ़िलहाल वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये था प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत, उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी और उसके बाद उसकी क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं।